वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं इस हफ्ते थिएटर्स में रिलीज हुई क्रिस्टोफर नॉलन द्वारा डायरेक्टेड हॉलीवुड फिल्म यानी कि ओपनहाइमर के बारे में। तो वीडियो इतना लेट आ रहा है, इसके पीछे का कारण यही है कि मैं जो है इस वीडियो को फिल्म को 2 बार देखने के बाद ही बना रहा हूँ। पहले तो मैंने फिल्म को फर्स्ट डे फर्स्ट शो ही, जो रात 12:30 बजे का शो था, तभी देख लिया था। फिल्म को इंग्लिश वर्जन में देखा था सबसे पहले, पीवीआर के PXL जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन है उस पर मैंने फिल्म को सबसे पहले देखा था। और आज जो है मैंने फिल्म के हिंदी डब्ड वर्जन को देखा है और उसे जो है मैंने एक नॉर्मल स्क्रीन पे देखा है, नॉर्मल ऑडियो सिस्टम के साथ देखा है। तो यहां पर फिल्म को देखने के बाद मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है, मेरे लिए क्या चीजें फिल्म के अंदर काम कर पाई, क्या चीजें काम नहीं कर पाई, उसके बारे में तो बात करेंगे ही। साथ ही साथ क्योंकि इस फिल्म को लेकर काफी चर्चा है कि फिल्म को थोड़े बड़े स्क्रीन पर देखना चाहिए। पूरे इंडिया भर में तो देखा जाए तो गिने चुने IMAX के स्क्रीन हैं, कुछ जगहों पर PXL स्क्रीन हैं, तो मैक्सिमम जगहों पर नॉर्मल स्क्रीन हैं। तो यहां पर किस स्क्रीन पर मेरा एक्सपीरियंस बेटर रहा, PXL स्क्रीन पर या फिर नॉर्मल स्क्रीन पर, यह भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या एक्स्ट्रा पैसे देकर PXL स्क्रीन पर जाना सही है या फिर थोड़े कम पैसे देकर नॉर्मल स्क्रीन पर देखना ज्यादा सही है। क्या हिंदी वर्जन और ओरिजिनल वर्जन के अंदर कोई ज्यादा डिफरेंस है, सभी चीजों पर जो है वीडियो के अंदर बात करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें फिल्म के बारे में, तो देखिए वैसे तो ये एक बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म है, बट क्योंकि इसे डायरेक्ट किया है और लिखा है खुद क्रिस्टोफर नॉलन ने, तो जाहिर सी बात है कि फिल्म का स्क्रीन प्ले जो है सिंपल नहीं होने वाला है। एक्सपेक्टेड था कि फिल्म का स्क्रीन प्ले जो है नॉन लीनियर रहेगा, बट इतना नॉन लीनियर जाएगा वो मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। यहां पर अगर आप फिल्म को देखोगे तो आपको ऊपर ऊपर से तो कहानी 2 टाइमलाइन पे चलती हुई नजर आएगी, बट उसके अंदर भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो फिल्म मल्टीपल टाइम्स जो है अलग अलग और एक्स्ट्रा अलग अलग टाइमलाइंस पर जो है बार बार शिफ्ट हो रही होती है। वैसे तो शुरुआत में अगर देखने को मिलता है कि कहानी की शुरुआत होती है ओपनहाइमर से, जहां पर सिलियन मर्फी बैठे हुए हैं और उनसे जो है पूछताछ की जा रही है, जिस पूछताछ के बाद ये डिसाइड किया जाएगा कि उन्हें सिक्योरिटी क्लियरेंस दिया जाए या नहीं। उसके बाद दूसरी तरफ ब्लैक एंड व्हाइट में हमें देखने को मिलता है RDJ का पोर्शन, जहां पर उनसे कुछ पूछताछ की जा रही है। और यहां पर देखोगे तो जो कलर में दिखाया जा रहा है वो सिंपल वो चीजें हैं जो यहां पर वो बंदा नरेट कर रहा है जिसकी खुद ये कहानी है। वहीं दूसरी तरफ जो चीजें ब्लैक एंड व्हाइट में नजर आ रही हैं वो चीजें हैं जो RDJ का जो कैरेक्टर है अपने नजरिए से जो है नरेट कर रहा है। अब ऊपर से तो ये 2 टाइमलाइन नजर आती है, जिसमें से देखा जाए तो जो RDJ वाला पोर्शन है वो सबसे लास्ट में घटा है, उससे पहले ये सिलियन मर्फी वाला पोर्शन जो है घट चुका है। बट इसके बीच में भी अगर आप देखोगे तो जहां पर ओपनहाइमर के साथ ये पूछताछ हो रही है, उसके बीच में वो जो पूछताछ चल रही है वो कोई एक दिन की पूछताछ तो है नहीं, अलग अलग दिन पे हो रही है। तो उन दिनों के बीच में जो ब्रेक आ रहा है उसके बीच के जो पोर्शंस हैं उन्हें भी जो है फिल्म के अंदर दिखाया गया है। एट द सेम टाइम कुछ ऐसे पोर्शंस भी आते हैं जो उस टाइमलाइन पे सेट हैं जब बम जो है गिर चुका है और ये पूछताछ जो है वो चालू होने वाली है। तो ये 2 समय के बीच का जो समय था उन्हें भी जो है यहां पर स्क्रीन प्ले के अंदर डाला गया है, जहां पर ओपनहाइमर के दिमाग में वो जो पश्चाताप है वो घुस चुका है। एट द सेम टाइम हाइड्रोजन बम पर जो है डिस्कशन चल रहा है, तो वो चीजें भी यहां पर नजर आती हैं। तो स्क्रीन प्ले जो है इन सभी पोर्शंस पर जो है बहुत बार शिफ्ट करता रहता है। बट एक अच्छी चीज ये है कि ये जो शिफ्टिंग होती है, जो ट्रांजिशन होता है, ये बहुत ही सीमलेस नजर आता है। मतलब आपको वैसे देखकर ज्यादा पता नहीं चलेगा कि कहानी एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन पे कूद रही है। स्क्रीन प्ले को इस तरीके से लिखा गया है कि सब कुल मिलाकर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नजर आते हैं। बट यहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि उस चीज को एक्सपीरियंस करने के लिए आपका कंसंट्रेशन पूरा होना चाहिए। एट द सेम टाइम आपको यह पता चल जाना चाहिए कि फिल्म का स्क्रीन प्ले जो है अलग अलग टाइमलाइंस पर शिफ्ट कर रहा है। अगर इस चीज का एहसास आपको नहीं होगा, जैसा कि मुझे पहली बार देखते समय नहीं चला था, तो क्या होगा कि अगर कोई एक पॉइंट, एक जगह पर भी डाउट आपके दिमाग में आ गया ना, तो फिल्म की कहानी के साथ वो जो कनेक्शन है ना वो कमजोर पड़ने लगता है। किसी सीन पे जब आप देखोगे कि यहां पर सिलियन मर्फी के दिमाग में वो फुट टैपिंग की जो आवाज है वो गूंज रही है, पर वो पोर्शन अभी तक आया नहीं है, वो बाद में आने वाला है। तो वैसा क्यों हुआ? ये कैरेक्टर जो अभी थोड़ी देर पहले हमने नजर आ रहा था वो अगले सीन में सुनने को मिल रहा है कि अब इस दुनिया में नहीं रहा है, तो ऐसा कैसे हो गया? तो वो टाइमलाइन कहां कहां पर चल रही है, कहां कहां पर शिफ्ट हो रही है, इस चीज पर जो है आपका पूरा ध्यान होना चाहिए, तभी जो है आप इस फिल्म को मैं कह सकता हूं कि अच्छी तरीके से एटलीस्ट समझ पाओगे। अब अगर बात करें उन चीजों के बारे में जो मेरे लिए काम कर पाई और उन चीजों के बारे में जो मेरे लिए बिल्कुल काम नहीं कर पाई, तो सबसे पहली चीज जो मेरी पर्सनल एक्सपेक्टेशंस थी इस फिल्म से वो कुछ इस तरीके से थी कि मैं इस फिल्म के अंदर ओपनहाइमर की जर्नी और इस एटॉमिक बॉम्ब की जर्नी को जो है देखने गया था। बट फिल्म स्टार्ट होने के बाद जो है इस चीज का एहसास हो गया कि ये जर्नी एटम बम की नहीं, ये जर्नी देखी जाए तो पूरी तरीके से इसे बनाने वाले
व्यक्ति की है और उस कारण से यहाँ पर फिल्म का मैक्सिमम हिस्सा जो है पॉलिटिक्स को डिस्कस कर रहा होता है, चाहे बात करें हिटलर की, नाजिस की, जूइश की, अमेरिका के अंदर की पॉलिटिक्स की, चाहे बात करें अमेरिका और रशिया के बदलते रिश्तों की। देखा जाए तो फिल्म के शुरुआती 2 घंटे के अंदर सुनाई देने वाला हर एक डायलॉग जो है मैक्सिमम जगहों पर एक पॉलिटिकल एंगल के साथ ही जो है बोला गया है। अब इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्यों नहीं है वो मैं आगे जरूर बताऊंगा, बट यहां पर हुआ ये कि मुझे पर्सनली जो है अमेरिका की पॉलिटिक्स, वहां की हिस्ट्री के बारे में कोई खास नॉलेज है नहीं और मुझे इस पॉलिटिकल चीजों पे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं है। इसीलिए जब मैं उन चीजों को देख रहा था फिल्म के अंदर और मैक्सिमम चीजों को डायलॉग्स के थ्रू सुन रहा था और जान रहा था, तो यहां पर हो ये रहा था कि मुझे वो चीजें कहीं पर इंगेज ही नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मेरा उसमें इंटरेस्ट ही नहीं क्रिएट हो पा रहा था। पर उसी बीच में जहां पर क्वांटम फिजिक्स की बात हो रही है, जहां पर आइसोटोप्स की बात हो रही है, एटम बम बनाने की जो जर्नी है उसके कुछ कुछ पोर्शंस को दिखाया जा रहा है, तब डेफिनेटली मुझे फिल्म देखने में मजा आ रहा था, क्योंकि वो चीजें मैंने पढ़ी हुई हैं, जिन चीजों के बारे में मैं ऑलरेडी जानता हूं, तो उसके पीछे की हिस्ट्री, उसके पीछे का मोटिवेशन जब मुझे फिल्म के अंदर देखने को मिल रहा था तो मुझे मजा आ रहा था। पर जहां जहां पर ये पॉलिटिकल चीजें आ जा रही थी तो वहां पर मेरा इंटरेस्ट जो है वो बन ही नहीं पा रहा था। पर हाँ, मैं ये नहीं कहूंगा कि ये चीजें फिल्म के अंदर अननेसेसरीली डाली गई हैं, जबरदस्ती डाली गई हैं, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा, क्योंकि यहां पर डायरेक्टर साहब जो है हमें एटम बम की जर्नी नहीं, उसे बनाने वाले की जर्नी दिखा रहे हैं और ये सभी पॉलिटिकल चीजें ही कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करती है उस मोटिवेशन को क्रिएट करने में जिससे इस एटम बम को बनाया गया। तो शुरुआती 2 घंटे भले ही मेरे लिए बहुत कुछ खास तरीके से काम ना कर पा रहे हूं, बट आखिरी का जो 1 घंटा था वो मैं कहूंगा कि बहुत ही सॉलिड था। वहां से एक बार ये जो ट्रिनिटी टेस्ट है वो होता है, उसके बाद से ये फिल्म, इसकी कहानी जिस मोड़ पे निकल पड़ती है, एक व्यक्ति के मानसिक स्थिति को जिस तरीके से दिखाया गया है, एक व्यक्ति के विचारों में आ रहे बदलाव को जिस तरीके से दिखाया गया है, वो सभी चीजें जो है देखने में काफी इंटरेस्टिंग नजर आ रही थी और उतना ही इंटरेस्टिंग उसे बना रहा था सिलियन मर्फी का परफॉर्मेंस। क्योंकि देखिए, जब ये ट्रिनिटी टेस्ट फिल्म के अंदर हमें दिखाया जाता है, वहीं से आज जो है अगर आप देखोगे तो सिलियन मर्फी का कैरेक्टर के जो परफॉर्मेंस थी, उनके जो एक्सप्रेशंस थे, उनकी जो बात करने का तरीका है, उसके अंदर ही आप देखोगे तो एक जो पश्चाताप होता है कि वो एक वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बना रहे हैं, वो जो है उसकी झलकियां आपको जो है हल्के हल्के से नजर आने लगती हैं। क्योंकि जब सेलिब्रेशन भी हो रहा होता है तो सेलिब्रेशन के अंदर वो खुल के जो खुशी है वो कहीं पर नजर नहीं आ रही होती है और वही चीज आगे जाकर पूरी तरीके से उभर के सामने निकलती है जब उन्हें पता चलता है कि बम गिर चुका है और लाखों मासूम लोग जो है वो मर चुके हैं। क्योंकि उनका तो ये मानना था कि मैं ये जो वेपन बना रहा हूं ये केवल एक डर को क्रिएट करने के लिए बना रहा हूं, मैं एक डर की बुनियाद पर विश्व शांति लाना चाहता हूं, डर रहेगा तो कोई किसी से नहीं लड़ेगा। पर आगे जाकर उसका जो रिजल्ट निकलता है वो कहीं ना कहीं उन्हें मानसिक रूप से जो है झंझोड़ देता है और वो चीज जो है आप साफ साफ जो है स्क्रीन पर फील कर पाओगे। उनके मेंटल स्टेट को जिस तरीके से साउंड के द्वारा यहां पे प्रेजेंट किया गया है, कैमरा में जिस तरीके से उनका बैकग्राउंड शेक होता हुआ नजर आता है, हर एक चीज जो है बहुत ही कमाल की नजर आती है और वही उतनी ही कमाल की परफॉर्मेंस जो है यहां पे सिलियन मर्फी के द्वारा देखने को मिलती है। नो डाउट इस फिल्म का जो सबसे हाईलाइट पोर्शन था वो पोर्शन जहां पर हमें ये जो बम टेस्ट होता हुआ नजर आता है, वहां पर डायरेक्टर साहब ने जो टेंशन बिल्ड किया है, चाहे बात हो सभी एक्टर्स के परफॉर्मेंस की, चाहे बात करें यहां पर साउंड डिजाइनिंग की, हर एक चीज इतनी परफेक्ट थी कि उस पल को जहां पर थिएटर के अंदर सन्नाटा छा जाता है वहां पर सांसें थम गई थी और उस सन्नाटे के बाद जो एक्सप्लोजन होता है वो कहीं ना कहीं उस डर को क्रिएट करने में कामयाब होता है। जो डर इस चीज का एहसास दिला जाता है कि शायद कुछ ना कुछ गलत हो गया है। बाकी फिल्म के अंदर कुछ बेहतरीन डायलॉग्स भी सुनने को मिलते हैं जो उस वक्त जितने ज्यादा रेलेवेंट थे आज भी उतने ही हैं और बहुत ही डेप्थ के साथ जो है उन डायलॉग्स को यहां पर लिखा गया है। बाकी अगर मैं बात करूं फिल्म की हिंदी डबिंग की, तो डेफिनेटली फिल्म की हिंदी डबिंग के अंदर कुछ जगहों पर मिस्टेक्स नजर आती हैं। डेफिनेटली अगर आप मैं कहूं कि परफॉर्मेंस को अगर एंजॉय करना है तो आपको ओरिजिनल वर्जन ही देखना पड़ेगा, क्योंकि एक बार वो एक्सप्लोजन हो जाता है, एक बार बम गिर जाता है, उसके बाद से सिलियन मर्फी के कैरेक्टर में जो एक चेंज आता है, उनके बॉडी लैंग्वेज में, उनके बात करने के तरीके में जो एक लड़खड़ाहट आती है, वो जो रिग्रेट वाली फील होती है, वो सभी चीज आप उनके परफॉर्मेंस में तभी एंजॉय कर पाओगे जब आप ओरिजिनल वर्जन देखोगे। हिंदी वर्जन के अंदर कुछ जगहों पर ट्राई किया गया है बट बुरी तरीके से फेल हुए हैं और कुछ जगहों पर बिल्कुल ही ट्राई नहीं किया गया है, बहुत ही कैजुअल वे में जो है डायलॉग्स को यहां पर डिलीवर कर दिया गया है, तो वो चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। बाकी जगहों पर बाकी एक चीज अच्छी ये थी कि यहां पर कहीं पर भी जो है फिल्म के फ्लेवर को, उसके मूड को चेंज करने की कोशिश नहीं की गई है। जितनी सीरियस और जितनी इंटेंस फिल्म इंग्लिश वर्जन में नजर आती है उतनी ही आपको हिंदी वर्जन में भी नजर
आएगी। बाकी अगर मैं बात करूं यहां पर पीएक्सएल स्क्रीन और नॉर्मल स्क्रीन की, तो देखिए दोनों ही स्क्रीन के अंदर मुझे डिसअपॉइंटमेंट ही मिली। पीएक्सएल स्क्रीन ले लो, नॉर्मल स्क्रीन ले लो, दोनों ही जगहों पर भले ही स्क्रीन के साइज में थोड़ा सा डिफरेंस था, पर दोनों ही स्क्रीन में जो है साइड में जो है बॉर्डर्स नजर आ रहे थे, मतलब फुल स्क्रीन पर जो है फिल्म मुझे देखने को नहीं मिली। हाँ, ये कह सकता हूं कि क्योंकि पीएक्सएल स्क्रीन के अंदर लेजर प्रोजेक्टर वगैरह यूज किया जाता है, तो कुछ सीन्स थे ऐसे जो ज्यादा बेटर नजर आते हैं, कुछ अंधेरे वाले रात वाले सीन्स थे जो बेटर नजर आते हैं, कलर जो है ज्यादा अच्छा नजर आता है। बाकी अगर डॉल्बी सिस्टम के साथ देखते हो तो उसके अंदर भी एक्सपीरियंस में थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके की साउंड डिजाइनिंग की गई है यहां पर सिलियन मर्फी या फिर ओपेनहाइमर के मेंटल स्टेट को दिखाने की, उसके अंदर जिस तरीके से आवाज घूम रही होती है, बाकी एक्सप्लोजन के टाइम वो जो धमाका होता है, उन सभी चीजों को मेरे हिसाब से आप डॉल्बी सिस्टम के साथ बेटर एक्सपीरियंस कर सकते हो नॉर्मल सिस्टम के मुकाबले। तो यही कहूंगा कि इस फिल्म को अगर एक्सपीरियंस करना है जिस तरीके से बनाई गई है उस तरीके से, तो केवल आईमैक्स स्क्रीन पे की जा सकती है। आपके शहर के अंदर नॉर्मल स्क्रीन है और पीएक्सएल स्क्रीन है, तो मैं तो कहूंगा कि पीएक्सएल स्क्रीन पे पैसे खर्च करने से अच्छा है कि आप ऐसी स्क्रीन को सिलेक्ट करो जहां पर लेजर प्रोजेक्शन और डॉल्बी एटमॉस वगैरह हो, वहां पर जाओ। अगर थोड़ा टिकट का प्राइस कम रहता है तो मेरे हिसाब से वो ज्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। बाकी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, जो फर्क पड़ेगा मेरे हिसाब से आईमैक्स स्क्रीन पर ही पड़ेगा। पर आपको भी पता है, हमें भी पता है कि आईमैक्स पे देख पाना यहां पर हर किसी की किस्मत में नहीं है। तो ये था मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस इस फिल्म को 2 बार देखने के बाद। अगर आपने फिल्म को देख लिया है तो आपको फिल्म कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।